हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माई क्लासेस दक्षिया क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नियमित रूप से और डेली रूटीन से आप लोग कर रहे होंगे। आपका जो एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर का, बीएड सेकेंड ईयर का, वो 6 अगस्त से 13 अगस्त तक होना है। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। तो लेकिन जो आपके पेपर्स हैं वो आपके 4 पेपर होंगे इस बार। वैसे तो 6 पेपर होते हैं लेकिन इस बार 4 होंगे। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार जो कानपुर यूनिवर्सिटी ने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो पीडीएफ्स और काफ़ी चीज़ें ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, तो उसके बावजूद भी हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जहाँ से जो भी नोट्स बुक से जो भी मिल पा रहा है उसको सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ से आपके पास पहुँचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं है, ना ही कोई इससे हम कुछ अर्न करते हैं। तो बस एक आपकी एक हेल्प है कि जो जितनी भी हम हेल्प कर सकें आपकी बीइंग एक टीचर की तरफ से जो भी हम आपकी हेल्प कर सकें वो हम कर रहे हैं। आप लोग एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो, क्योंकि अचानक से पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके लिए भी मुश्किल हो रही होगी आपके लिए। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर फर्स्ट का है। तो इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो उसको हम आपके सामने लाए हैं। और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों इसको देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। जो इंग्लिश में बताने वाला है वो भी हम बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा संबंधित होती थी। पुराने टाइम की जो शिक्षा थी वो किससे संबंधित थी? वैदिक कालीन, आप पुराने काल से समझ रहे हैं, वेद से संबंधित थी। तो इसका आंसर फर्स्ट का होगा, वेद से। सेकेंड है, प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षण व्यवस्था थी। किस पे थी? शिक्षक केंद्रित थी, मतलब टीचर पे केंद्रित थी। वैदिक काल में कोई बुक्स वगैरह तो होती नहीं थी, तो टीचर पे ही केंद्रित शिक्षा थी। थर्ड हो गया, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? उपसंपदा संस्कार। थर्ड का ए, उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का अर्थ क्या होता था? पास ले जाना, मतलब शिक्षा के गुरु के पास ले जाना। वेदों में प्रथम वेद कौन सा था? ऋग्वेद। कौन सा था? ऋग्वेद। फिफ्थ का ए करेक्ट है। वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पे होती थी? 2 स्तरों पे होती थी। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो आदर्शवाद पर आधारित थी। वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप क्या था? आध्यात्मिक था, क्योंकि उस टाइम पे भगवान वगैरह और माता पिता की सेवा करना, तो इस पे आधारित शिक्षा दी जा रही, तो आध्यात्मिक स्वरूप था शिक्षा का। प्राचीन काल में गुरुकुल कहाँ होते थे? गांव से दूर होते थे। जो प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे गांव से दूर होते थे। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा का आशय क्या था? विद्या, बोध व विनय, ज्ञान व उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हुआ 10th का डी। 11th का, वैदिक काल में गुरु शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था? अंतेवासी कहा जाता था। वैदिक काल में गुरुकुल में जो शिक्षा ग्रहण करता था उसे अंतेवासी कहा जाता था। 11th का सी। 12th का, वैदिक काल में गुरु शिष्य के संबंध कैसे होते थे? पिता व पुत्र के समान। वैदिक काल में गुरु शिष्य के संबंध होते थे पिता व पुत्र के समान। 12th का बी। 13 का, वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? उच्च शिक्षा प्रारंभ के समय। जब उच्च शिक्षा लेने जाता था कोई तो उसके पहले उसका उपनयन संस्कार होता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षालय क्या कहलाते थे? गुरुकुल कहलाते थे। वैदिक काल में शिक्षालय क्या कहलाते थे? गुरुकुल कहलाते थे। 14 का ए। 15 का, किस काल में उपनयन शिक्षा संस्कार होता था? वैदिक काल में होता था। किस काल में होता था उपनयन शिक्षा संस्कार? तो वैदिक काल में होता है। ये भी आ सकता है आपका कि वैदिक काल में उपनयन शिक्षा संस्कार कब होता था? तो आपका आएगा वैदिक काल में। 16 या, कौन सी भाषा प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम थी? तो संस्कृत।
16 का डी राइट है। 17 का वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार क्या थे? वेद। जो वैदिक शिक्षा थी उसके प्रमुख आधार क्या थे? वेद। वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था थी। शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? मौखिक थी। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? 19 है हमारा। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। 19 का ए। 20 देख लेते हैं। वैदिक युग में जीवन का प्रमुख आधार नहीं माना जाता था। क्या नहीं माना जाता था? जीवोपार्जन। वैदिक में जीवन का प्रमुख आधार नहीं माना जाता था जीवोपार्जन। वेदों के अनुसार किसी एक अंग की शिक्षा प्रदान करने वाला कहलाता था चारण। क्या कहलाता था? चारण। किस संस्थाओं को चतुर्विश्वी कहा जाता था? विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, मंदिर महाविश्वविद्यालय और ब्राह्मणी विश्वविद्यालय। तो किसको कहा जाता है चतुर्विश्वी? ब्राह्मणी विश्वविद्यालय। फिर है उच्च शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा किसको दी जाती थी? उच्च शिक्षा कैसे दी जाती थी? मतलब किन किन लोगों को दी जाती थी? तो उच्च शिक्षा तीनों को दी जाती थी। उपयुक्त तीनों को। फिर है अपरा विद्या के अंतर्गत शामिल विषय नहीं है। तो कौन से विषय नहीं है? वेद। तो वो थे वेद। अपरा विद्या के अंतर्गत वेद शामिल नहीं थे। पराविद्या के अंतर्गत शामिल विषय नहीं थे। कौन कौन से विषय शामिल नहीं थे पराविद्या के अंदर? पराविद्या के अंतर्गत शामिल विषय नहीं है। तो पराविद्या के अंदर भौतिक शास्त्र नहीं है। वेद, दर्शन, पुराण ये थे पराविद्या के अंदर और भौतिक शास्त्र नहीं था। भौतिक शास्त्र अपराविद्या में शामिल था। फिजिक्स वगैरह भौतिक शास्त्र शामिल नहीं थे। उसके बाद है पराविद्या के अंतर्गत स्थान दिया गया था। तो किसे स्थान दिया गया था? तो आध्यात्मिक शिक्षा को स्थान दिया गया था। पराविद्या के अंदर आध्यात्मिक शिक्षा को ध्यान दिया गया था, स्थान दिया गया था। नेक्स्ट है वैदिक युग में किसी एक वेद का अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो वे छात्र स्नातक कहलाते थे। किसी एक वेद का अध्ययन करने वाले स्नातक कहलाते थे। वैदिक युग में किसी दो वेद का अध्ययन करने वाले क्या कहलाते थे? स्नातक। वसु, रुद्र, आदित्य क्या कहलाते थे? वसु कहलाते थे। जो एक वेद का अध्ययन करते थे वो स्नातक कहलाते थे। जो दो वेद का अध्ययन करते थे वो वसु कहलाते थे। फिर वैदिक युग में 4 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे रुद्र कहलाते थे। वैदिक युग के 3 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र क्या कहलाते थे? जो 4 वेद का अध्ययन करने वाले थे वो आदित्य कहलाते थे और जो 3 वेद का अध्ययन करने वाले थे वो रुद्र कहलाते थे। उसके बाद एक टोल में शिक्षकों की संख्या होती थी। एक टोल में शिक्षकों की संख्या होती थी, वो होती थी 1। 32 का ए। एक टोल में शिक्षकों की संख्या होती थी 1 होती थी। व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। वो विद्यापीठ पे दी जाती थी। सी। धर्म, दर्शन, वेदों और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी 35 का। तो कहाँ पर दी जाती थी? मंदिर महाविद्यालय में। धर्म, दर्शन, वेद और व्याकरण की शिक्षा मंदिर महाविद्यालय में दी जाती थी। समाज कितने वर्णों में विभाजित था? समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसके बाद में वैदिक काल में
नेक्स्ट है हमारा वैदिक काल में द्विज का अर्थ था। वैदिक काल में द्विज का अर्थ था दो जन्म लेने वाला। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का समापन बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का समापन किस संस्कार से होता था? तो समावर्तन संस्कार से। श्रवण मनन निशिक्षण पद्धतियाँ थी, वो कैसी थी? वैदिक काल थी। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था कितने स्तरों पे थी? 3 स्तरों पे थी। बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान चिकित्सा विज्ञान शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? मुख्य केंद्र था तक्षशिला था। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। फिर प्राकृत भाषा है वो संस्कृत का बिगड़ा रूप है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और उसकी का बिगड़ा रूप है प्राकृतिक भाषा। नालंदा किस काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र है? नालंदा जो है किस काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र है? वो क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा किसके लिए उपलब्ध थी? सभी जाति वर्गों के लिए। बौद्धकालीन में प्राथमिक शिक्षा सभी जाति वर्गों के लिए थी। फिर है बौद्धकालीन उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित था? बौद्धकालीन में जो उच्च शिक्षा पर पाठ्यक्रम था वो कितने भागों में विभाजित था? वो था धार्मिक और लौकिक, 2 भागों में विभाजित था। बौद्धकालीन जो शिक्षा थी तब के टाइम में तब का जो पाठ्यक्रम था वो धार्मिक और लौकिक पर आधारित था, क्योंकि उस टाइम धार्मिक और लौकिक की शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी। सामाजिक गलती इतना ध्यान नहीं देते थे कि हमको इससे पैसे कमाने या कोई, उस टाइम अध्यात्म धार्मिक पे ध्यान था। धार्मिक और लोगों तक अध्यात्म पहुंचाना, तो उस टाइम पे धार्मिक और लौकिक पे आप टिक करोगे। नेक्स्ट है संघ में प्रवेश के बाद छात्र कहलाता है, क्या कहलाता था? श्रवण सामिनर दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होएगा आपका सी सही है, दोनों, श्रवण और सामिनर। संघ में प्रवेश के बाद छात्र श्रवण भी कहलाता है, सामने भी कहलाता। बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप थी, ये कथन किसका है? R.K. मुखर्जी का। बौद्ध शिक्षा जो प्राचीन हिंदू या ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप थी, ये कथन है R.K. मुखर्जी का। नेक्स्ट है वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ज्ञान अर्जन करना, सिर्फ ज्ञान अर्जन करना, ना कि जीविकोपार्जन, नैतिकता, पैसे कमाना, ये नहीं था। शारीरिक विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास, सिर्फ था ज्ञान अर्जन करना। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ज्ञान अर्जन करना। उसके बाद है बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ होने की आयु क्या थी? बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या थी? 6 वर्ष। बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ का किस संस्कार से होता था? हम लोग ने ऊपर 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से ही आपको आने के चांसेस ज़्यादा है, तो प्लीज़ पूरा करिएगा, अच्छे से देखिएगा वीडियो को। और कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि आपको एक ही वीडियो में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा ये। बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ का किस संस्कार में होता था? नेक्स्ट है बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ का किस संस्कार से होती थी? तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो लास्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो कह सकते हैं कि बौद्ध काल में शिक्षा वो था वैदिक काल, ये आ गया बौद्ध काल। तो
हमारा जो चैप्टर है वैदिक काल है, फिर बौद्ध काल है। तो हम लोग पहले वैदिक काल का डिस्कस किया है, अब बौद्ध काल का। बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ का किस संस्कार में होता था? वो था पवज्जा संस्कार में। पवज्जा संस्कार में थे। बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ का संस्कार था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? नालंदा, अमरावती, उज्जैन, जौनपुर। तो क्या था बौद्ध काल का शिक्षा प्रमुख केंद्र? नालंदा। फिर नेक्स्ट है मठ व्यवस्था किस शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व थी? वैदिक शिक्षा। मठ जहाँ एक पर्टिकुलर जगह जहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वगैरह आते हैं तो उधर मठ कहलाता है। तो मठ व्यवस्था किस शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व थी? वैदिक शिक्षा का, जैन शिक्षा का, इस्लाम शिक्षा का, बौद्ध शिक्षा का। तो इसका जो आंसर है वो है बौद्ध शिक्षा। बौद्ध शिक्षा मठों में होती थी। उसके बाद है बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या था? वो क्या थे? तो इसका आंसर है बौद्ध मठ, बौद्ध संग्राम, बौद्ध विहार, देव मंदिर। तो इसका राइट आंसर है बौद्ध मठ। जो बौद्ध मठ होते वो प्रमुख केंद्र थे। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे बौद्ध मठ। उसके बाद है बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था? बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था? चरित्र निर्माण, व्यक्ति का व्यवहार, निर्माण प्राप्ति या फिर जीविकोपार्जन। तो इसका जो उद्देश्य लक्ष्य था वो था निर्वाण प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण प्राप्ति। फिर है 7 को बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे? तो किसे पढ़ाते थे? सामने गृहस्थ शिक्षक धम्म। तो इसका राइट आंसर होएगा आपका धम्म को। तो बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे? धम्म को। किस लेखक की यात्रा विवरण से बौद्ध शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता था? कौन से ऐसे यात्रा विवरण थे जिससे बौद्ध शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता था? तो वो थे हैंसोंग। 8th का डी, हैंसोंग चीनी यात्री थे, उनके माध्यम से बौद्ध शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता था। फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना वैदिक काल में, बौद्ध काल में, ब्रिटिश काल में या फिर मुस्लिम काल में? तो कब हुई थी? बौद्ध काल में हुई थी। ठीक है। उसके बाद है बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के बाद बालक श्रवण कहलाता था? इसका जो आंसर है वो है उपसंपदा। उपसंपदा के बाद जो बालक था वो श्रवण कहलाता था। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय किस नगर के निकट स्थित है? तो वर्तमान में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कौन से नगर में के निकट स्थित है? तो वो है पटना में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। पटना नगर के समीप स्थित है। उसके बाद है पवज्जा संस्कार का संबंध किस शिक्षा से है? पवज्जा संस्कार बौद्ध शिक्षा से। फिर है भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था। भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो आई थिंक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सबको अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है बौद्ध काल में छात्रों के संस्कार के बाद मठों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दिया जाता था। बौद्ध काल में छात्रों के संस्कार के बाद मठों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दिया जाता था। तो था पवज्जा संस्कार। जो पवज्जा संस्कार था इसके बाद ही मठ में प्रवेश करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए प्रवेश करने दिया जाता था। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी थी? पाली थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी या फिर मगधी थी? तो बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम थी वो थी पाली भाषा। जो बौद्ध थे
पाली भाषा में उपदेश देते थे, तब वहाँ की लोकल लैंग्वेज पाली थी। फिर है पवज्जा संस्कार के बाद छात्र कहलाता था। क्या कहलाता था पवज्जा संस्कार के बाद छात्र? जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया, आपको क्या कहलाता था? श्रवण। पवज्जा संस्कार छात्र कहलाता है श्रवण। श्रवण सिद्धि विहारक सामने उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होएगा आपका, क्योंकि श्रवण भी कहलाता था, सामनेर भी कहलाता था और सिद्ध विहारक भी कहलाता था। उपयुक्त सभी इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट है सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी में कितने अध्याय थे? 12 अध्याय थे। सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी में कितने अध्याय थे? 12 अध्याय थे। क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा, आपको अपने दिमाग में एक प्रिंट छाप लेना है ये, तो इसीलिए प्लीज़ आप बोर हो चाहे कुछ हो, आपको पढ़ना ही है। मान के चलिए कि 65+ मार्क्स लेके आएंगे आपको। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे आपके अगर 1 नंबर का 2 नंबर का जैसे भी क्वेश्चन है तो आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी में कम मिलते हैं लेकिन इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 60+ आपके मार्क्स आने चाहिए, इसके कम आएंगे तो हमारा पढ़ाना ही बेकार है। फिर ये पवज्जा का अर्थ है, जो पवज्जा है बाहर जाना, भीतर जाना, चले जाना, अंदर जाना। तो पवज्जा का क्या अर्थ होता है? बाहर जाना। मतलब पवज्जा हो रहा था, जो बालक था वो बाहर जा रहे थे। हाँ, ये उनको माना जाता था कि बाहर जा सकते हैं, मठ में शिक्षा के लिए, शिक्षा में बैठ सकते हैं, शिक्षा मठ में जाने के लिए और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो बाहर जा रहा है, इसका सही था। उस समय प्रचलित व्यावसायिक शिक्षा के 19 विषयों का उल्लेख काल के किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध चरित में, मिलन पांडव में, ललित विस्तार में, विनय पट्टिक में। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो है मिलिंद पन्नों में 19 विषयों का उल्लेख मिलता था। 20 नंबर है हमारा, भिक्षा शिक्षा की अवधि थी। भिक्षु शिक्षा की अवधि क्या थी? 8 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो है 8 वर्ष। भिक्षु शिक्षा की जो अवधि थी वो क्या थी? बौद्ध धर्म को जब आप ग्रहण करते हैं तो इसमें भिक्षाम देही, भिक्षा मांगते हैं, तो भिक्षा शिक्षा की अवधि थी 8 वर्ष। उसके बाद पवज्जा संस्कार का वर्णन है विनय पट्टिक में। पवज्जा संस्कार का वर्णन है विनय पट्टिक में, तो विनय पट्टिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध काल में जनसाधारण की भाषा थी। तो क्या थी? पाली भाषा। बौद्ध काल में जनसाधारण की भाषा थी पाली। बौद्ध भिक्षु शिक्षा देने वाले क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहते थे उन्हें। बौद्ध भिक्षु शिक्षा देना क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे। आपका डी आंसर सही होगा, उपाध्याय कहलाते थे। वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या उपाध्याय? तो आपका डी आंसर करेक्ट होगा, उपाध्याय कहलाते थे। फिर आपका नेक्स्ट है वो है फिर है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत, पाली, संस्कृत या अवधी? तो बौद्ध साहित्य लिखी गई है आपकी पाली भाषा में। फिर है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ था उसका संबंध किस धर्म से है? हिंदू, जैन, पारसी या फिर बौद्ध धर्म से? तो इसका राइट आंसर जो होगा बौद्ध धर्म होगा, डी आपका बौद्ध धर्म। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का संस्थापक जो था वो था देवपाल। देवपाल, धर्मपाल, महिपाल या नरपति?
तो इसका राइट आंसर है धर्मपाल। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। क्या है आपके ऑप्शन? देवपाल, धर्मपाल, महीपाल या डी ऑप्शन है आपका नरपति। तो आपका राइट आंसर होगा धर्मपाल। इच्छा सभी कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म था हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध। तो किस धर्म ने ये बात कही है? तो इसका जो बौद्ध धर्म ने कहा है कि जो आपकी इच्छा है वही कष्टों का कारण है। नेक्स्ट है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी। बुद्ध धर्म के जो महापरिनिर्वाण की तिथि थी वो थी 400, 370, 483, 500। तो इसका जो सही आंसर है वो है 483 ईसा पूर्व। पहले नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? देवपाल, महीपाल, गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त द्वितीय। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है देवपाल, महीपाल, कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है कुमार गुप्त प्रथम। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। नेक्स्ट है मध्यकालीन शिक्षा का आरंभ संस्कार से होता है। तो मध्यकालीन शिक्षा का संस्कार है वो बिस्मिल्लाह खान संस्कार से शुरू होता है। मध्यकालीन शिक्षा को ही मुस्लिम शिक्षा ही बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा का बिस्मिल्लाह संस्कार से शुरू होता था। बिस्मिल्लाह संस्कार क्या होता था? बिस्मिल्लाह में आपको तीनों चार याद रखने, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर। बिस्मिल्लाह संस्कार क्या होता था? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। तो बिस्मिल्लाह संस्कार कब होता था आपका? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ये तीनों 4 याद रखिएगा, अगर ऑप्शन आ जाए तो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। पहले ईयर्स, मंथ, फिर डे। नेक्स्ट है आपका मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या थी? तो मदरसों में शिक्षा की जो माध्यम थी अरबी, उर्दू, फ़ारसी, संस्कृत। तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम थी अरबी भाषा। अरबी से ही मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, ज्ञान की प्रति, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी, मतलब इस्लाम का प्रचार भी करना, धर्म का प्रचार भी करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी? पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म। तो किस धर्म से प्रभावित थी? मुस्लिम कालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी? इस्लाम धर्म से। नेक्स्ट है मदरसा का संबंध किस शिक्षा से है? प्राथमिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा। आपका ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। मदरसा में बेसिक पढ़ाई कंप्लीट कराई, जैसे स्कूल होते वैसे उस टाइम पे मदरसा होते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उच्च शिक्षा। मदरसा का संबंध किस शिक्षा से ना? उच्च शिक्षा से। मदरसा में कुरान पढ़ाना, जैसे कुरान की अच्छी अच्छी बातों को समझाना, रटवाना। तो मदरसा आज के टाइम तब के टाइम में उच्च शिक्षा मदरसा में दी जाती थी। उसके बाद तर्क एवं दर्शन शास्त्र में प्रबुद्ध छात्रों की उपाधि दी जाती थी। आमिल, काबिल, फाजिल, स्नातक। तर्क एवं दर्शन शास्त्र में प्रबुद्ध छात्रों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? आमिल दी जाती थी, या काबिल दी जाती थी, या फाजिल दी जाती थी, या स्नातक दी जाती थी। इसका जो राइट आंसर है वो है फाजिल।
फाजिल। तर्क एवं दर्शन के प्रभु छात्रों को उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट है मध्यकाल में शिक्षा का प्रबंध व संरक्षण का दायित्व पर था। किस पर था? राज्य पर, मंत्री परिषद पर, समुदाय पर या स्थानीय लोगों पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य पर। मध्यकालीन शिक्षा का प्रबंध व संरक्षण का दायित्व राज्य पर था। उसके बाद है मकतब का संबंध किस शिक्षा से था? मकतब प्राथमिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा? मकतब का संबंध किस शिक्षा से? मकतब जो थे वो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। इसमें बालक क्या करता था? अक्षर ज्ञान प्राप्त करता था। और मकतब अरबी भाषा के कुतुब से बना है जिसका अर्थ है लिखना। तो मकतब में कौन सी शिक्षा दी जाती है? धार्मिक शिक्षा। मकतब का संबंध किस शिक्षा से? धार्मिक शिक्षा से। जहाँ पे मकतबों में अक्षर ज्ञान के अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। और मकतब क्या होता था? मकतबों में बालक में प्रवेश का एक विशेष ढंग था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था और सुनला नामक रस्म अदा कराई जाती थी। तो यहाँ पे कौन सी शिक्षा दी जाती थी? धार्मिक शिक्षा। मुस्लिम धर्म में योग्यता रखने वाले छात्रों को दी जाती थी फाजिल की उपाधि। नेक्स्ट है आपका बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध किससे है? मुस्लिम काल से। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र क्या थे? खानका, मदरसा, दरगाह या फिर मकतब? तो मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र क्या थे? मुस्लिम के जो मध्यकाल और मुस्लिम काल दोनों एक ही हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मकतब। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। मदरसा में उच्च शिक्षा दी जाती थी और मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम भाषा थी। क्या थी? उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की। मध्यकालीन शिक्षा का जो माध्यम था वो उर्दू थी, फारसी थी, अरबी थी या फिर तुर्की? तो क्या थी? अरबी भाषा, फारसी भाषा थी, सॉरी। मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम क्या थी? फारसी भाषा। नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा। मध्यकाल में उच्च मुस्लिम शिक्षा के केंद्रों को कहा जाता था मदरसा, दरगाह, मकतब या खानका? तो क्या कहते थे? मदरसा। उच्च मुस्लिम शिक्षा के केंद्रों को मदरसा कहते थे। मध्यकाल में किस बादशाह के काल में शिक्षा की प्रगति सर्वाधिक हुई? शेर शाह, हुमायूं, अकबर, फिरोज, तुगलक? तो मध्यकाल में किस बादशाह के काल में हुई? अकबर में। फिर है आपका मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली है जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया था और जो ब्रह्मांडी शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। ये कथन किसका है? डॉक्टर केई का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, डॉक्टर यूसुफ हुसैन का, डॉक्टर अल-केतर का? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। कथन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। वीडियो आराम से देखिएगा ताकि आपके माइंड में छप जाए। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये ऐसे कथन वाले क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं और डिपेंड करता है एग्जामिनर पे वो कैसा एग्ज़ाम बनाता है आपका। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? डॉक्टर केई। डॉक्टर केई। उसके बाद मध्यकाल में अरबी और फारसी साहित्य में निष्णात छात्रों को कहा जाता था। अरबी और फारसी साहित्य में निष्णात छात्रों को क्या कहते थे? आमिल, काबिल, फाजिल, स्नातक? उसको कहते थे काबिल। अरबी व फारसी साहित्य में निष्णात छात्र को निपुण छात्रों को, निष्णात मतलब निपुण छात्रों को क्या कहते हैं? काबिल। निम्नलिखित में मध्यकाल में कौन सा शिक्षा केंद्र नहीं था? मालवा, आगरा, जौनपुर, तक्षशिला? शिक्षा का केंद्र क्या नहीं था? तक्षशिला शिक्षा का केंद्र नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो मुग़ल शासक थे बहुत सारे बाहरी थे, तोड़ फोड़ करके जो वहाँ पर विद्यालय थे उनको वहाँ पे तोड़ दिया गया था, तो वहाँ पे शिक्षा केंद्र नहीं रह गया था
मालवा, आगरा और जौनपुर में शिक्षा केंद्र थे। फिर इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? इजी क्वेश्चन है ये आपके। हज़रत मोहम्मद साहब, मोहम्मद गजनबी ने की थी, मोहम्मद गौरी ने की थी, नानक ने की थी। तो इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? हज़रत मोहम्मद साहब ने। उसके बाद 49 में मध्यकालीन शिक्षा के समय महिला इतिहासकार थी रजिया बेगम, नूरजहाँ, गुलबदन बेगम, अब्बासी। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो गुलबदन बेगम। उसके बाद है मुगल काल मध्य काल का कहलाता था। रजत युग, स्वर्ण युग, कांस्य युग या ताम युग क्या कहलाता था? इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर्ण युग। मुगल काल को मध्यकाल का स्वर्ण युग कहते हैं। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 100 क्वेश्चन में से आपके मान लीजिए कि आपके 2 चैप्टर सॉल्व हो गए। एक चैप्टर के 50 और दूसरे चैप्टर के 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और जल्दी से आपको सिलेबस कवर कराएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। बस दक्षिणा क्लासेस से आप जुड़े रहिए और आप जितना भी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए उतनी हेल्प करेंगे हम लोग, और ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।